चल के देखते हैं कि मैच्योरिटी में हमारे फोन के साथ क्या होगा। मैच्योरिटी फेज, चल के देखते हैं कि मैच्योरिटी फेज में क्या हालात होंगे हमारी शॉप के। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग हैं हमारे पास, मगर वो जो हुजूम था लोगों का वो कम हो गया है। बिल्कुल वो हुजूम कम हो गया है और अब आपके लॉयल कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। तो देखते हैं मैच्योरिटी फेज में सेल्स के क्या हालात होंगे। तो विफियंस, स्लो ग्रो इन सेल्स विल बी देयर। सेल्स ग्रो होगी मगर एक डिक्रीजिंग रेट पर होगी, विच मीन्स कि ग्रोथ हो रही है मगर वैसी नहीं हो रही जैसी ग्रोथ में मिल रही थी आपको। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो सेल्स स्टेबलाइज हो जाएगी, विच मीन्स एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगी कि वो अब कॉन्स्टेंटली उसी पॉइंट पर रहेगी, जिसको हम कहेंगे कि वो अपने सैचुरेशन पर आ गई है। तो देयर इज अ पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उससे ज्यादा फिर वो नहीं बढ़ेगी। इस स्टेज में यकीनी तौर पर कंपैटिटर्स बढ़ भी चुके होंगे और उनका प्रेशर भी बढ़ चुका होगा। तो आपके कंपैटिटर्स लाइक सैमसंग, लाइक एप्पल, उन्होंने कहा ये पीएम फोन इतना मार्केट में इन हो गया और उसकी वो फीचर आपको याद है सोशल मीडिया पर अपडेट वाली, वो इतनी ज्यादा हिट हो गई कि लोग खरीद रहे हैं उसको। तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रोथ फेज में कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ था मगर मैच्योरिटी में वो पीक पर पहुंच जाएगा। इंटेंस कंपटीशन का मतलब आपको याद रखना है कि कंपटीशन यहां पर अपने पीक पर आ जाएगा, बहुत हाई कंपटीशन होगा। आपके कंपैटिटर्स ने बहुत क्विक रिस्पॉन्स किया है आपको, प्राइस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, प्राइस वॉर्स की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एरोड हो जाएगी आपकी। तो यहां पर विफियंस प्राइसेस ड्रॉप होंगी, मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है सरवाइव करना, तो प्राइसेस को गिराना पड़ेगा। और यहां पर कौन जीतेगा इस पीक कंपटीशन में? कौन जीतेगा? जो एक काम करेगा, वो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट करेगा वो जीतेगा। तो डिफरेंशिएशन विल बी की टू सक्सेस हियर। व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? आप अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करूंगा एसीसीए की। एसीसी अपने आप को यूनिकली कैसे प्रेजेंट करता है? जब कंपटीशन एसीसी को मिलना शुरू हो गया तो एसीसी ने डिफरेंट चीजें निकाली। फॉर एग्जाम्पल, बीएससी ऑनर इज अ डिफरेंशिएशन। आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की। इसी के साथ साथ एसीसीए ने सीबीई एग्जामिनेशन पर अपने आप को लेकर आ गया, क्योंकि डिमांड थी एम्प्लॉयर्स की, कंपटीशन भी ज्यादा है। तो आप अपने आप को डिफरेंटली दिखा रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ लिखना नहीं जानता, बल्कि उसके पास स्प्रेडशीट की स्किल्स भी है, उसकी टाइपिंग भी अच्छी है। तो आप डिफरेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। तो इस स्टेज में हमें अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट करना है। हमारे सेलफोन के केस में हमने कस्टमर को फ्री आफ्टर सेल सर्विस दे दी कि आप सेलफोन खरीदें, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। सेलफोन खराब हो जाए, फ्री वारंटी हमने दे दी, आपको फ्री वारंटी मिल जाएगी, आपको हम 2 साल की सर्विस दे देंगे, आप अपना फोन रिप्लेस कर सकते हैं whenever you want to। तो आप इस तरह अपने आपको प्रेजेंट करते हैं ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर जाएं। मैच्योरिटी स्टेज बहुत अहम स्टेज है जिसमें कंपटीशन पीक पर होता है। यहां पर आपको अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट करना है। चल के देखते हैं कि ग्राफ पर क्या हालात है। मैच्योरिटी फेज के अंदर अगर आप सेल्स रेवेन्यू की लाइन को गौर से देखें तो ग्रोथ वाली बात नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि ग्रोथ फेज में जिस तरह लाइन में इंक्रीज नजर आ रहा था वो यहां नहीं है, क्योंकि अगर वो वैसे ही बढ़ रही होती तो आप एग्री करोगे कि इसको इस तरीके से स्ट्रेट जाना चाहिए था। बट यू सो अ कर्व हियर, एक कर्व आना शुरू हो गया। ये कर्व इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि स्लो ग्रोथ इन सेल्स आ गई है। ये
कर्व स्लो ग्रोथ इन सेल्स की निशानी है। सेल्स बढ़ जरूर रही है, आप देख रहे हो कि लाइन इंक्रीज हो रही है, मगर एक कर्व सा बता रहा है कि वो स्लो ग्रोथ है और फिर एक ऐसा पॉइंट आकर वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, जिसको मैंने कहा था पीक है ये आपका, ये सैचुरेशन है जहां पर आपकी सेल्स सबसे टॉप पर पहुंच चुकी है और अब मजीद वो नहीं बढ़ेगी बल्कि वो स्टेबलाइज हो गई है और उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड सा नजर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब अब सेल्स गिरना भी शुरू हो जाएगी। तो ये मैच्योरिटी फेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और इसमें आपको चंद अहम बातें जहन में रखनी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहां पर मैच्योरिटी फेज में आपकी सेलिंग प्राइस अब ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप गिराओगे प्राइस को क्योंकि प्राइस वॉर्स है, इंटेंस कंपटीशन है, तो प्राइस आपकी गिरना शुरू हो जाएगी। और कॉस्ट, कॉस्ट आपकी ऑब्वियस ही बात है कि जो कॉस्ट है आपकी वो पर यूनिट अगर मैं बात करूं तो वो कम हो रही होगी शुरू के स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी के अंदर, क्योंकि यूनिट्स आपके अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू की लाइन आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है, इसका मतलब यूनिट्स आपके बिक रहे हैं, तो कॉस्ट आपकी पर यूनिट बढ़ते जा रही है। मगर प्रॉफिट पर यूनिट जो आपका है, जो गैप है दोनों का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का, वो गैप पर यूनिट को हम प्रॉफिट कहते हैं, वो गैप जो है वो अब उतना हाई नहीं होगा जैसे ये ग्रोथ में हाई था। तो ग्रोथ में तो प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा हो रहा था, यहां पर प्रेशर आ रहा है प्रॉफिट पर यूनिट पर, जस्ट बिकॉज कि प्राइस आपकी डाउन हो रही है इस वक्त, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपकी कॉस्ट पर यूनिट भी गिरना बंद हो जाएगी। मगर जहां तक बात करते हैं टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये बहुत क्लियरली जहन में रखना है, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट की जहां तक बात है तो वो मैच्योरिटी में सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा टोटल प्रॉफिट, जस्ट बिकॉज कि आपकी सेल्स सबसे ज्यादा है मैच्योरिटी में। आप देख सकते हो ना, मैच्योरिटी में अगर आप देखो तो आपकी लाइन अगर मैं स्ट्रेट यहां पर कनेक्ट कर दूं एक्स एक्सेस के साथ, तो सबसे ज्यादा सेल्स रेवेन्यू कहां पर है? मैच्योरिटी में। मतलब सबसे ज्यादा यूनिट्स कहां बिक रहे हैं? मैच्योरिटी में। तो क्योंकि यूनिट सबसे ज्यादा मैच्योरिटी में बिकेंगे, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका मैच्योरिटी में सबसे ज्यादा होगा। तो यू नीड टू क्लेरिफाई दिस इन योर माइंड कि प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो मैच्योरिटी में कम हो रहा होगा, ग्रोथ में ज्यादा होगा। मगर टोटल प्रॉफिट की जब बात करते हैं, टोटल प्रॉफिट का मतलब है जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करते हो और टोटल प्रॉफिट पर पहुंचते हो, तो वो टोटल प्रॉफिट आपका मैच्योरिटी में सबसे ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज आपके नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे ज्यादा है इन द मैच्योरिटी फेज। सो टोटल प्रॉफिट इन टोटलिटी टर्म्स ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा है मैच्योरिटी में, मगर प्रॉफिट पर यूनिट की अगर बात करें तो वो यहां श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, एंड मे बी सम टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपकी कॉस्ट भी वैसे कम नहीं हो रही होगी पर यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा है मैच्योरिटी में, प्राइस वॉज है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है, जीतेगा वो जो यहां डिफरेंशिएशन करेगा। विफियंस, हम पहुंच गए हैं पीएम सेलफोन के डिक्लाइन फेज पे। डिक्लाइन फेज में क्या चीज अराइज होगी? तो ये वो स्टेज है जहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली स्टार्ट टू ड्रॉप एंड लीव द प्रोडक्ट टू मूव टुवर्ड्स इट्स ऑब्सोलेंस। तो अगर आपकी सेल्स कंटिन्यूअसली गिरना शुरू हो जाए, इसका मतलब डिक्लाइन फेज आ चुका है और वो अपने ऑब्सोलेंस की तरफ जा रही है। चल के देखते हैं कि शॉप के क्या हालात होंगे डिक्लाइन फेज। तो आप देख रहे इस वक्त शॉप में लोग मौजूद नहीं है। ये हमने कुछ वर्स्ट डिक्लाइन फेज दिखा दिया, मगर आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन फेज में सेल्स ड्रॉप हो गई है और कंटिन्यूअसली अगर गिरती रहेगी तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट अपने ऑब्सोलेंस की तरफ जा रही है। अब ऐसे स्टेज में, और डिक्लाइन के अर्ली फेज की मैं बात कर रहा हूं, डिक्लाइन स्टेज का जो शुरू का वक्त है जहां पर आपको लग रहा है हाँ सेल्स गिर रही है, तो वहां पर आपके पास कुछ मेजर्स हैं। नंबर 1, एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट आप इनकर करें।
नाउ व्हाट इज एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट? आप अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को रिवाइव करने के लिए कुछ पैसा लगाएं और कुछ सेल फोन में चेंज करें, कुछ डिजाइन चेंज करें, कुछ नए फीचर्स ऐड करें ताकि इसकी लाइफ रिवाइव हो जाए। तो आपने कुछ चेंज करना है कुछ पैसा लगा के ताकि लाइफ रिवाइव हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने सेल फोन का निकाल दिया लिमिटेड एडिशन। एक जमाना था जहां पर पाकिस्तान मार्केट में नोकिया किंग था और नोकिया का जब कोई सेल फोन मार्केट से आउट हो रहा था तो नोकिया उसका एक लिमिटेड वर्जन निकालता था जिसमें उसने कुछ कलर चेंज कर दिया, एक आध दो फीचर्स ऐड कर दिए, एक्सप्रेस म्यूजिक नाम दे दिया ताकि उसकी लाइफ जो खत्म हो रही है, जो जिस तरह वो डाई आउट हो रहा है, वो वापस से लाइफ रिवाइव। तो मैं इसको कहता हूं वेंटिलेटर पे प्रोडक्ट को लेके जाना। जिस तरह इंसान को वेंटिलेटर पर मसनूई सांस देकर बचाने की कोशिश की जाती है, इस तरह प्रोडक्ट को भी आप वेंटिलेटर पर ले जाते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं ताकि आप मसनूई सांस देकर उसको बचाने की कोशिश करें। तो कुछ लिमिटेड एडिशन के तौर पर निकालना ताकि लोग अट्रैक्ट हो, ओके देयर इज सम चेंज इन द सेल फोन, और वो उसको बाय करें जिससे आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाए। तो वन ऑप्शन इज कि आप एडिशनल कॉस्ट इनकर करें टू रिफाइन द प्रोडक्ट। मगर अगर आपको लगता है नहीं इसमें दम नहीं है, अब वेंटिलेटर का भी फायदा नहीं है, तो फिर आप इसको डिसकंटिन्यू करके रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट डेवलप करें। इसका मतलब इसकी लाइफ साइकिल एंड होने के बाद आप एक नई प्रोडक्ट की तरफ मूव करें तो इसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी और एक नए प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एडिशनल डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करें या फिर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। दो ऑप्शन है हमारे पास डिक्लाइन फेज में। दोस्तों डिक्लाइन फेज आपको नजर आ रहा है इस वक्त और सेल्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है। तो बात करते हैं कि हमारे पीएम सेल फोन का डिक्लाइन फेज क्यों आया। एग्जाम्पल है, हमें प्रोडक्ट का डिक्लाइन तो दिखाना था, तो हमारे सेल फोन का डिक्लाइन इसलिए आया कि लोगों को हार्ट अटैक्स होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि नर्व से कनेक्टेड था और हाथ पे वो रख रहे हैं, नर्व से वो कनेक्ट हो रहा है और इसलिए लोगों को हार्ट अटैक्स होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, फीचर का नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया। ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। बहरहाल प्रोडक्ट का डिक्लाइन फेज आ सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ये रीजन हमारी प्रोडक्ट का एंड का था। डिक्लाइन फेज पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हो जाता है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से अगर हम कनेक्ट कर लें तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है। याद रखिएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो अगर वही डेफिनेशन को मैं इस लाइफ साइकिल पर अब लेकर आऊं तो इसका मतलब क्या है, एंटायर लाइफ की कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर लो प्लानिंग फेज में। एंटायर लाइफ की कॉस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें वन ऑफ कॉस्ट भी है और रिकरिंग कॉस्ट भी आ रही है। एंटायर लाइफ के रेवेन्यूज को भी एस्टिमेट कर लो, जो कि इंट्रोडक्शन से शुरू होकर डिक्लाइन तक जाएंगे। सारे रेवेन्यूज को आप एस्टिमेट कर लो प्लानिंग फेज में। अब एंटायर लाइफ के रेवेन्यूज जो एस्टिमेटेड आ गए, एंटायर लाइफ की कॉस्ट जो एस्टिमेटेड आ गई, इससे आप ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हो। अपने डेवलपमेंट फेज में, शुरू के फेज में, प्लानिंग फेज में आप ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को असेस कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना। तो अगर मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की डेफिनेशन को इस पर फिट करूं तो इट्स वेरी सिंपल। एंटायर लाइफ के रेवेन्यूज को एस्टिमेट, एंटायर लाइफ की कॉस्ट को एस्टिमेट करो ताकि एंटायर लाइफ की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके। आई होप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन है वो आपको इससे क्लियर हो चुका हो।